के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है बच्चों। यहाँ पे सब्जेक्टिव का सारा सवाल है और यहाँ पे 19 सवाल लेके आए हुए सब्जेक्टिव जो वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। और एग्जाम में 20 मार्च को अवश्य देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, इसलिए आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए बच्चों। और बेहतरीन सवाल सब है। देखिए पहला नंबर का सवाल यहाँ पे है आपका, क्या दिया हुआ देखिए, यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की। तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना 1930 ईस्वी 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ जोसेफ मेजनिक ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था। तो आपका एक नंबर का आंसर हुआ बच्चों। दूसरा नंबर का सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रिंडर पेस्ट से क्या आपका क्या तात्पर्य है। तो रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। पशुओं में, यह देखिए इसका उत्तर देखिए, पशुओं में प्लेग की बीमारी को रिंडर पेस्ट कहा जाता था। 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मर गए। तो आपका आंसर दूसरा हुआ। तीसरा सवाल देखिए बच्चों यहाँ पे है, अवशिष्ट शक्तियों से क्या अभिप्राय है। संघ सूची अवशिष्ट शक्तियों से क्या अभिप्राय है। संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची से अलग 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 बचे हुए विषयों पर विविध निर्माण की शक्ति को अवशिष्ट शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारत में यह शीघ्र यह शक्ति केंद्र को प्राप्त है। तो तीसरा आपका आंसर हो चुका है बच्चों। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पे सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, वीवीआई है और एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा बच्चों। 4 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक ए ओ हयूम थे। और देखिए 5 का सवाल, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो भारत के 3 नकदी फसल आपका है, भारत की 3 नकदी फसलें हैं, गन्ना, तंबाकू, रबर आपका। और गेर देखिए यहाँ पे सवाल भी दिया हुआ अथवा में, अगर आपको जरूर मिलेगा बच्चों तो अथवा का सवाल भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जितना भी सवाल है इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बेहतरीन सवाल यहाँ पे है बच्चों, एग्जाम में कन्फर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए गेर अथवा वाला जो है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको लिखना उत्तर में, देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, गोबर गैस, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है बच्चों। छठा नंबर का प्रश्न है देखिए यहाँ पे, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत पोषणीय, इसका उत्तर देखिए, सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को क्षति न पहुंचे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। 7वां नंबर का सवाल है, मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखें। तो यहाँ पे देखिए मुद्रा के 2 मुख्य कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप। आंसर आपका बिल्कुल हो गया बच्चों। तो यहाँ पे चलिए लघु उत्तरीय सवाल में हम घुस रहे हैं। यहाँ पे 5 सवाल रहेगा, 3-3 अंक आपको जरूर मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरा वीडियो आप लोग देखिए और आप लोग जरूर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक अपने मित्रों के पास जरूर करिए, शेयर करिएगा बच्चों, ठीक। चलिए 8वां का सवाल, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बताएं। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप निर्वाचन संसद का गठन हुआ तथा राजनीतिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेकिन राष्ट्र निर्माण के इस उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकतों ने दबा दिया। दूसरा पॉइंट है इसमें, अंततः राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रसा में केंद्रित हो गया। प्रसा के राजा ने ऑटोवान बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री घोषित किया। बिस्मार्क ने सेना तथा नौकरशाही की सहायता से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस को पराजित किया था। इस प्रकार जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। देखिए तीसरा नंबर का सवाल यहाँ पॉइंट है बच्चों दिया हुआ है, जर्मनी, देखिए जर्मनी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। चलिए 9वां नंबर का सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत वीवीआई सवाल है, पूरा इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई है, आप लोग लिख लीजिए, पूरा वीवीआई है, ठीक ना, वीवीआई सवाल है बच्चों, वीवीआई सवाल है। देखिए नॉर्मल, रॉलेट एक्ट क्या था, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। देखिए भारत के लोग जो रॉलेट एक्ट में विरोध में थे, पहला पॉइंट से भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट से इसका बच्चा, इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। इसी कारण भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। 10वां सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है और सारा सवाल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इंपॉर्टेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने ग्रुप मित्रों के पास। आप लोग बेहतरीन क्लास यहाँ पे हो रही है बच्चों। देखिए यहाँ पे सवाल है 10वां नंबर का, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक तथा एक नैतिक कारण बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, भारत में सत्ता विभाजन का एक महत्वपूर्ण रूप है विभिन्न भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक, कमजोर समुदाय तथा महिलाओं के बीच सत्ता का बंटवारा। आरक्षित चुनाव क्षेत्र इसी तरह के विभाजन का एक उदाहरण है। इस तरह के विभाजन के कारण युक्तिपरक भी होते हैं तथा नैतिक भी। दूसरा युक्तिपरक कारण जो है, कारण आपका देखिए, विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे से इन समूहों के बीच टकराव की भावना कम हो जाती है, इससे राजनीतिक हिंसा समाप्त होती है तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, नैतिक कारण, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
यहाँ पे देखिए लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत है कि सत्ता का विभाजन विभिन्न समूहों के बीच होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार वह है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। 11 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट से बच्चों, देखिए यहाँ पे सभी सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 11 का देखिए, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट है, सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बनता है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का झुकाव एक विशेष सामाजिक वर्ग की तरफ होता है। दूसरा पॉइंट है, अधिकतर देशों में मतदान का स्वरूप सामाजिक विभाजन के द्वारा निर्धारित होता है क्योंकि प्रत्येक सामाजिक समूह का झुकाव एक विशेष राजनीतिक दल की तरफ हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे सामाजिक विभाजन समाज में भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन देता है जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचता है। सामाजिक विभाजन राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण देखिए, जैसे उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट समुदाय में चले भीषण संघर्ष के कारण कहाँ पर देखिए वहाँ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसी प्रकार गुसोल्विया में धार्मिक जातीय आधार पर हुए राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई भागों में विभाजित हो गया। 12 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जितना भी सवाल लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर पूरा वीडियो को देखिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर जरूर करिए बच्चों। देखिए प्रश्न यहाँ पे 12 है, लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर इसका है बच्चों यहाँ पे, लो इस्पात उद्योग अनेक उद्योगों का आधार है। ये उद्योग हैं मशीन निर्माण, मोटर गाड़ी निर्माण, रेलवे के इंजन का रक्षा सामग्री, गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण आदि। लो इस्पात उपयोग इन उद्योगों को कच्चे माल के रूप में लोहा और स्टील उपलब्ध कराता है। इसी कारण लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। देखिए 13 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में उदाहरण देकर समझाएं। वह स्थिति जब लोग ऊपर से अथवा प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य में संलग्न दिखाई देते हैं परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है, परंतु प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम से जाना जाता है। ग्रामीण इलाकों में एक परिवार के सदस्य अपनी भूमि पर वर्ष भर कार्य करते हैं। परिवार का सदस्य प्रत्येक सदस्य काम पर होता है लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है। इसी प्रकार शहरी इलाके में व्यक्ति सड़कों पर ठेला खींचते हुए दिन व्यतीत कर देता है, वह फिर भी वह अपनी आवश्यकता भर नहीं कमा पाता। वह यह काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है। 14 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। अभी जानो कब वीडियो बना रहे हैं, हम रात में बना रहे हैं 11 बजे। देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है, बताओ क्यों यह जरूरी है। तो यहाँ पे उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रकार से नजर रखता है। पहला पॉइंट है, देश को मौद्रिक नीति पर निर्माण रिजर्व बैंक द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित अनुपात में नकदी रिजर्व भारतीय बैंक में रखनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, ब्याज दर नकद रिजर्व बैंक अनुपात CRR, रेपो इत्यादि का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट है, रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रखता है कि बड़े उद्योगपतियों के अतिरिक्त छोटे किसानों एवं उद्यमों को भी कर्ज मिले। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था की मौद्रिक गतिविधियों पर नियंत्रण के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। देखिए दीर्घ उत्तरी सवाल जो इंपॉर्टेंट से बच्चों में बहुत, यहाँ पे 5 सवाल रहेगा, ठीक ना, 3 सवाल यहाँ पूछा जाएगा, 5 अंक का रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दीर्घ उत्तरी सवाल भी आपको यहाँ बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। देखिए मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने खुलेआम उसकी प्रशंसा की कारण बताया। तो यहाँ पे पहला नंबर का सवाल देखिए दिया हुआ है बच्चों, उसका उत्तर है, मार्टिन लूथर जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था। उसने रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का विरोध किया तथा रेफरेंस आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा पॉइंट है, मुद्रण के माध्यम से उसके द्वारा कैथोलिक चर्च की आलोचना पर लिखी गई 95 स्टपनाएं अधिक से अधिक लोग तक पहुंची। 3 है, उसने प्रोटेस्ट मत की शुरुआत की। उसने न्यू स्टेटमेंट की रचना की जो मुद्रण तकनीक से कारण बहुत कम समय में हजारों लोगों को हाथों में पहुंच गया। चौथा पॉइंट है, मुद्रण के तकनीक के विकास के कारण ही लूथर को अपने विचारों को लोगों में फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई। चलिए बच्चों यहाँ पे 5वां पॉइंट आप लोग देखिए जो बहुत शानदार है। देखिए मार्टिन लूथर का मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई मतदान देन और सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण के प्रति लूथर कृतज्ञ था और उसने खुलेआम इसकी प्रशंसा की। 16 नंबर का सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को अपने ग्रुप में, आप मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न 16, भारत के संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, केंद्र और राज्य संबंध का प्रकाशन। ये किस सवाल है, अथवा दिया 4 सवाल, ठीक ना, और जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ देखिए इसका उत्तर देखिए, भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर हैं, केंद्र राज्य। हाल ही में इस व्यवस्था के अंतर्गत तीसरे स्तर पंचायती राज तथा नगरपालिका को जोड़ा गया है। पॉइंट है, भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों पर भी केंद्रीकरण किया गया है। भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ठीक, चलिए अगला सब आगे देखिए। भारत में केंद्र और राज्य संबंध उनके विधायी अधिकारों का आधारित है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ बच्चों देखिए, पहला पॉइंट है संघ सूची। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार
सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि शामिल है। यहाँ फिर राज्य सूची देखिए, राज्य सूची यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट जो राज्य सूची है देखिए बच्चों, इस सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया जिसके राज्य सरकार उत्तरदायी है। उसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि शामिल है। इन विषयों का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास प्राप्त है। तीसरा यहाँ पे समवर्ती सूची, इसके अंदर शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। ठीक, चलिए बच्चों 17 नंबर का सवाल देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक तो अवश्य करिए बच्चों। 17 नंबर का सवाल देखिए अब क्या है, भारत में चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति एवं उत्पाद राज्यों का वर्णन करें। देखिए अभी वर्णन करना है, क्या है उत्तर है इसका, चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है बच्चों। चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। पहला पॉइंट है, चावल की खेती के लिए जलोढ़ या डेल्टा मिट्टी उपयुक्त है, वर्षा 100 सेमी से अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, धान के खेत में करीब 10.25 सेमी पानी भरा रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, तापमान 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ बेहतरीन है। चौथा पॉइंट है, धान की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपण और पानी में डूबे खेतों तक पहुंचाने का कार्य मजदूरों की सहायता से कराई जाती है। अतः चावल की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां सस्ती दरों पर श्रमिकों की उपलब्धता होती है। प्रमुख उत्पादन जो है राज्य पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा है आपका चावल उत्पादन। ठीक, चलिए बहुत शानदार बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत शानदार। देखिए 18 नंबर का सवाल है, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसा सहायता पहुंचाती है। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंचाती है बच्चों। पहला पॉइंट है, व्यापार में उदारीकरण की नीतियों से वैश्वीकरण की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। उदारीकरण व्यापार नीति के कारण विदेश माल पर आयात शुल्क मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया जाता है, इसे मुक्त व्यापार का वातावरण बनता है। दूसरा पॉइंट है, व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाने से आयात और निर्यात में आसानी होती है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, निवेश की नीति में उदारीकरण के कारण विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। ठीक, उसके बाद विदेशी पूंजीपति भारत में तथा भारतीय पूंजीपति विदेशों में बिना किसी प्रतिबंध के निवेश कर सकते हैं। विदेशी निवेश के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। चारवां पॉइंट है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में अपने उद्योग और कार्यालय खोल पाती है, इससे सभी देशों के लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ मिलता है। पांचवां पॉइंट है, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से पूरी दुनिया एक बाजार बन जाती है जहां हर देश अपनी वस्तु या सेवा बेच सकता है। इससे दुनिया के बाजार में देशों की प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकास होता है और वस्तु या सेवा गुणवत्ता में सुधार पहुंचाता है। चलिए बच्चों 19 नंबर का सवाल है और अंतिम सवाल है, मैप से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इतना इंपॉर्टेंट सवाल आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। 19 का, मानचित्र में आणविक ऊर्जा केंद्र और तेल क्षेत्र का नाम मिलान करें। देखिए केगा, रावत भाटा, तारापुर, मुंबई हाई और डिगबोई जो आपका कहाँ पर है, तो आपको देखिए यहाँ पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखिए डिगबोई जो तेल शोधक है, डिगबोई जो तेल आपका शोधक है बच्चों, कहाँ पे तेल क्षेत्र, पहला नंबर का हो जाएगा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाता है आपका पहला। ठीक, पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, डिगबोई में। उसके बाद दूसरा आप देखिए सवाल यहाँ पे क्या है, रावत भाटा आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, दूसरा आपका यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पर है। ठीक, 2 नंबर का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और VVI भी है। तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे होगा। तीसरा पॉइंट कहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा आपका है, चौथा पॉइंट है मुंबई हाई तेल, मुंबई में आसपास में, डिगबोई वहीं पे है, तारापुर के बगल, यहाँ पे देखिए 4 नंबर यहाँ पर है। ठीक, 5वां नंबर का देखिए यहाँ पे क्या दिया, के आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो 5 आप तो देख ही रहे हैं फिगर में, बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो को शेयर करिए बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक्स, बहुत बढ़िया। चलिए।